गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएलएड का कोर्स शुरू करते हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें 2 पेपर हैं आपके। इसमें एक पेपर है वर्तमान भारतीय शिक्षा, भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें भी आपका 2 पार्ट है, खंड क और खंड ख। खंड क में आप देखेंगे, पढ़ना जब शुरू करेंगे तो पहला है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन और अर्वाचीन एवं महत्व, शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा के प्रकार औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल गुरुकुल और बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा मुगलकालीन और आधुनिक शिक्षा स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात। इसके बाद अगला जो आपका कंटेंट है वो विचारधाराएं और विचारक, शैक्षिक विचारधाराएं और विचारकों के ऊपर है। विचारधाराएं जो हैं वो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद हैं। और विचारक जो आपको पढ़ने हैं वो हैं विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गीजूभाई बादिका। पाश्चात्य विचारक, ये इन भारतीय विचारक थे। अब हम लोग पाश्चात्य विचारकों के ऊपर आते हैं। प्लेटो, रूस, जॉन डीवी, फ्रोबेल और मारिया मोंटेस्क्यू। ये आता है खंड का। आज जो हम लोग शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं खंड क से। खंड क में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला वाला टॉपिक है 3, उसको छोड़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि से शुरू कर रहे हैं हम लोग। प्राचीन काल की शिक्षा की, उसमें भी गुरुकुलीय शिक्षा की बात करते हैं या वैदिक कालीन शिक्षा इसको कहते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा की, जिसका कालांतर था 2000 बीसी से 500 बीसी। इसे वैदिक शिक्षा भी कहते हैं। वैदिक शिक्षा इसलिए कहते हैं कि इस समय की शिक्षा में वेदों का महत्व ज़्यादा था और जो शिक्षा का की पद्धति थी वो वेदों पे ही आधारित थी। तो वेदों के ही ज्ञान को शिक्षा माना जाता था मेनली। तो इसलिए वेदों के डोमिनेंस होने की वजह से इस काल को वैदिक कालीन शिक्षा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो शिक्षा का आपका मोटिव था या उद्देश्य था वो क्या था? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना पहला तो था। समाज के चतुर्मुखी उन्नति की बात करते थे। सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की बात करते थे। ये सारी चीज़ें जो एक स्वस्थ देश या समाज की आधारशिला है, इन सारे तीनों चीज़ों को विकसित करने की बात करते थे, व्यक्ति, समाज और सभ्यता। ठीक है। तो अतः प्राचीन काल की जब बात कर रहे हैं यानी कि वैदिक काल की जब बात करें तो यहाँ वेदों को सुरक्षित रखना, वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखना और जन सामान्य में इसका प्रचार प्रसार करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा अथवा वैदिक काल की शिक्षा में मुख्यतः ब्राह्मणों का आधिपत्य था। मुख्यतः कहा जा रहा है मतलब मेनली ये लोग थे, ऐसा नहीं कि अन्य लोगों के लिए मना ही थी, बट मेन यही लोग थे। अतः कुछ लेखक इसे वैदिक कालीन शिक्षा या ब्राह्मण शिक्षा या हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा दे देते हैं। प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। जैसे विद्या को ज्ञान, बोध और विनय तीनों चीज़ों से डिनोट किया जाता है। ज्ञान मतलब हो गया नॉलेज, बोध मने हो गया समझ और विनय मीन्स आपकी हम क्या कहेंगे पोलाइटनेस। तो ज्ञान जब होगा, आपको नॉलेज होगी, तभी समझ की विकसित होगी। और माना जाता था कि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा वो अपने आप ही विनयशील हो जाएगा। विद्या ददाति विनयम, ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। तो विद्या अपने आप यदि आपके अंदर आती है तो आप अपने आप विनयशील हो जाते हैं, ऐसा वैदिक काल में मानना था। शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना था। इस दृष्टि से शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस थी। मीन्स वो जो आप गुरुकुलों में शिक्षा पाते थे या कुछ स्पेसिफिक टाइम पे वो शिक्षा पाते थे, वो उसका छोटा सा संकुचित अर्थ था। लेकिन शिक्षा जो थी, ऐसा माना गया था वैदिक काल में भी कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीमित अर्थों में शिक्षा का अभिप्राय औपचारिक शिक्षा से है। औपचारिक मतलब आपकी फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूलों में मिलती है। उसी तरह उस ज़माने में स्कूल नहीं थे तो गुरुकुल्स में मिलती थी, जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु के सानिध्य से प्राप्त होती थी, मीन्स गुरुकुलों में प्राप्त होती थी। तथा व्यापक अर्थों में शिक्षा स्व अध्याय द्वारा ज्ञानार्जन की जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसा अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये विस्तृत या व्यापक अर्थ है इसका शिक्षा का, कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत यानी पूरी ज़िंदगी चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कभी ख़त्म नहीं होती जब तक कि आप जीवित हैं। प्राचीन युग में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया था और न ही जीविकोपार्जन का साधन, मतलब जीविका चलाने के लिए ही शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, इन दोनों कार्यों के लिए नहीं था।
कि मतलब या तो पुस्तकीय ज्ञान भी नहीं केवल शिक्षा था और ना ही जीविकोपार्जन के साधन का कोई शिक्षा। अब आता है तो शिक्षा थी क्या, उसका मेन मोटिव क्या था। तो इसके विपरीत शिक्षा को एक प्रकाश माना गया था जो व्यक्ति को बहुआयामी विकास करने में और उत्तम जीवन व्यतीत करने और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है मोक्ष की प्राप्ति की बात जहाँ ये करते हैं, ठीक है। तो ये मोक्ष की प्राप्ति कराता था। तो जो शिक्षा है वो मोक्ष प्रदान करने वाली भी होती थी। एक तो वो इस जीवन को व्यतीत करने में भी आपकी सहायता करे, प्लस आपका परलोक भी सुधारे, आपका मरने के बाद आपको मोक्ष की भी प्राप्ति कराए। तो दूसरे शब्दों में जीवन के मार्ग को प्रकाशित करने वाली शिक्षा कहलाती थी, और जो अल्टीमेटली आपको मोक्ष भी की तरफ भी अग्रसर करे। आते हैं प्राचीन वैदिक काल शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श। तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो ज्ञान और अनुभवों पे बल देना है। ज्ञान क्या है? नॉलेज। नॉलेज जो कैसे मिलता था? वो गुरुओं द्वारा दिया जाता था। गुरु प्रदान करते थे, छात्र उनको ग्रहण कर लेते थे। तो जो भी नॉलेज होता था जो गुरुओं के पास है, वो सारा का सारा जो है वो आप कोशिश करते थे कि वो अपने स्टूडेंट्स को दे दें, और स्टूडेंट्स उनको एक्सेप्ट करके वो अपनी कोशिश करते थे कि अपने अंदर उतार सके। दूसरा अनुभवों पे आधारित होता था। जो गुरुकुल होते थे वो गाँवों में या ज़्यादातर जंगलों के बीचों बीच होते थे, प्रकृति के पास हुआ करते थे, नेचर के करीब हुआ करते थे। और रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे जो छात्र होते थे उनका शहरों से कोई नाता नहीं था, ज़्यादा दूर रहते थे शहरों से, तो वो सारे कार्य स्वयं करते थे। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का बच्चा, उसको आकर अपने सारे काम गुरुकुल में स्वयं करने हैं। नेचर के पास रहेगा तो नेचर से भी बहुत सी चीज़ें आप समझ जाएंगे, सीखेंगे। तो जो नेचुरलिस्टिक स्टडी है वो यही कहती है कि नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा टीचर है, वो अपने आप सिखा देता है लोगों को। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके जब गुरुकुल की प्रणाली की शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो सबसे पहला उद्देश्य जो था वो ज्ञान और अनुभव पे बल देता था। ये यहाँ के एजुकेशन सिस्टम मेनली ज्ञान का जो आदान प्रदान और अनुभवों को ग्रहण करना या सीखने पर बल देता था। अगला आ जाते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध। अब चित्त वृत्तियों का निरोध क्या होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध मतलब माना जाता है कि मन जो होता है वो सबसे ज़्यादा चंचल होता है। तो मन की जो चंचलता है इसको कम करना है और मन को नियंत्रण में करना, ये चित्त वृत्तियों का निरोध कहलाता है। इसके लिए क्या किया जाता था? इसके लिए वैदिक काल में तप, जप, योग आदि विभिन्न प्रकार के अभ्यास किए जाते थे, जिससे कि आपका मन जो है इधर उधर भटकने ना पाए। और जब मन नहीं भटकेगा तो मोक्ष प्राप्ति में आपको आसानी होगी। और मोक्ष प्राप्ति जैसा हम लोगों ने बात कर ली थी कि यही उस वैदिक काल के जो चरम उद्देश्य था वो ये होता था। अगला आते हैं ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता का समावेश। तो जहाँ तक ईश्वर की भक्ति बात करते हैं तो जो वैदिक काल है यहाँ पर जो है भगवान जो होता था उसको आत्मा मानते थे। आत्मा जो होती थी वो भगवान है और शरीर जो है उसके अंदर आत्मा रहती है, यानी भगवान रहता है। तो ईश्वर की भक्ति द्वारा ही माना जाता था कि मोक्ष का रास्ता जो है वो साफ होता है या हमें दिखाई देने लगता है। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता जो होता है जो हमें बताएगा, वो कौन बताएगा? वो धर्म बताएगा। तो धर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति जो होती थी या मोक्ष की प्राप्ति जो है, यही यहाँ शिक्षा का, प्राचीन शिक्षा का मेन उद्देश्य होता था। आध्यात्मिक उन्नति मीन्स आत्मा को जानना, ये सारी चीज़ें जो है आध्यात्म की बात होती है। भगवान क्या है, आत्मा क्या है, तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज की भी यहाँ पर बात करते थे जो सामान्य व्यक्तियों की समझ में नहीं आती है। अगला आते हैं, जैसा हम लोगों ने अभी बात की थी, जब ऊपर बात की थी कि शिक्षा क्या है, तो हम लोगों ने बात करी थी ना कि शिक्षा व्यक्ति का विकास, समाज का विकास और उसके बाद सभ्यता का विकास, तीन चीज़ों की बात करते हैं वैदिक काल में। तो जहाँ व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, इसमें देखना शुरू करिए तो आपका नैतिक व चारित्रिक विकास जो है, ये वाला जो है आपका नैतिक और चारित्रिक विकास, ये आपका आता है व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति के विकास में आता है। और स्वास्थ्य, संवर्धन और संरक्षण, ये तीन जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति से रिलेटेड हैं। इसके बाद आते हैं नागरिक और सामाजिक कर्तव्य के पालन और सामाजिक कुशलता, ये दोनों जो हैं आपके। और जीविकोपार्जन, कला का, कौशल का विकास, यानी ये तीन जो है ये समाज के डेवलपमेंट यानी सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, ये सभ्यता की बात करता है। ठीक है, तो जो तीन हम लोग उद्देश्य अभी ऊपर बात कर रहे थे, तीनों के तीनों उद्देश्य यहाँ पर
आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं पहले व्यक्ति के विकास की तरफ। तो व्यक्ति के विकास में सबसे पहली चीज़ जो थी वो नैतिक और चारित्रिक विकास है। नैतिक और चारित्रिक विकास मीन्स आप समझ ही रहे होंगे, नैतिक मतलब मॉरल और कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं। तो वैदिक शिक्षा में इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था। उस समय चरित्र जो होता था वो माना जाता था कि विद्वान व्यक्ति से अच्छा चारित्रिक व्यक्ति है, जिसका चरित्र अच्छा है वो विद्वान व्यक्ति से भी श्रेष्ठ माना जाता था। तो गुरुकुलों में क्या किया जाता था, उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेश दिए जाते थे, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाई जाती थी और उनसे लोगों को, बच्चों में कहा जाता था इनके द्वारा अपने आदर्शों को विकसित करें और इन्हें अपने जीवन में उतारें। तो उत्तम नैतिक और चारित्रिक विकास की बात वैदिक शिक्षा करती है। आते हैं व्यक्ति का विकास। अभी तक हम लोगों ने चरित्र और ये जो बात की थी ये भी व्यक्ति की थी, अब ये दूसरा व्यक्ति में जो है उसकी पर्सनालिटी का विकास। पर्सनालिटी के विकास के लिए माना जाता था कि छात्रों के जो सर्वांगीण विकास हेतु क्या चाहिए होता था, आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को उनके अंदर उत्पन्न किया जाए। इसके साथ ही साथ गोष्ठियों, वाद विवाद, सभाओं का आयोजन किया जाता था जिसमें विवेक, न्याय और निष्पक्षता आदि की चीज़ों का जन्म हो, शक्तियों का जन्म हो और व्यक्ति इसको आगे इस्तेमाल कर सके। इसके बाद आते हैं नागरिक और सामाजिक कर्तव्य। तो नागरिक और सामाजिक कर्तव्य क्या होते हैं? नागरिक और सामाजिक जो आपके देश के प्रति होते हैं और समाज के प्रति कर्तव्य होते हैं उन्हें आपको नागरिक और सामाजिक कर्तव्य कहते हैं। जैसे कि आप अपने लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप अपने लोगों के अपने समाज में कैसे रहते हैं, आप समाज के लिए कितने यूज़फुल हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनके लिए क्या होता था, इनके लिए गुरु जो होता था विभिन्न प्रकार के उपदेश देता था। जैसे कि वो कहता था अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, वैदिक साहित्य की शिक्षा लोगों को दी जानी चाहिए, दूसरों के प्रति निस्वार्थ व्यवहार रहना चाहिए। आपका जो आपके कर्तव्य हों जीवन में, यानी कि यदि पिता, पुत्र और पति के रूप में वो सारे जो भी कर्तव्य हों उनका सारा फुलफिलमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का भी उपदेश दिया जाता था और इनके लिए भी छात्रों को तैयार किया जाता था। अब आ जाते हैं हम लोग सामाजिक कुशलता की बात करते हैं। सामाजिक कुशलता में आप जिस कार्य को करने के लिए हैं समाज में, आप उसे बहुत अच्छी प्रकार से करें। तो समाज में आपका जो उस ज़माने में था वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। तो छात्रों की रुचि या वर्ण के आधार पर उन्हें जो भी कार्य करना है या जो भी व्यवसाय करना है उसकी अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा दी जाती थी कि ताकि वह सरलता से अपने जीवन में उसका उपयोग करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें, यानी कि अपने आप का अपना पेट पाल सकें। एग्जैक्टली। तो अब आ जाते हैं अगला, राष्ट्रीय संस्कृति और संरक्षण एवं प्रसार। तो राष्ट्रीय संस्कृति और संरक्षण की बात जहाँ करते हैं तो उस समय जो राष्ट्रीय संरक्षण की बात जो होती थी वो ये होती थी कि जो भी आपका कार्य है आप अपने आप को तो उसमें दक्ष बनाए ही बनाए, साथ में अपनी अगली पीढ़ी को भी वो सारी चीज़ें दे दें। जैसे कि यदि मैं कोई भी ब्राह्मण है तो वो वेदों का अगर ज्ञान कर रहा है तो वो वेदों का ज्ञान अपने तो करे ही करे, प्लस अपने स्टूडेंट्स को या अपने पुत्र को भी सिखाए। इसी तरह कोई अगर व्यापारी है तो वो अपने व्यापार को खुद तो समझे ही समझे, प्लस अपने छात्र कह रहे हैं अपने पुत्र को भी बताए, यानी अपनी अगली पीढ़ी को भी जो नॉलेज उसके पास है वो डिसेमिनेट करे। और इस तरह से क्या होगा, वो अपना जो भी नॉलेज है उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा बल्कि उसका प्रसार करके और आगे की पीढ़ी को दे देगा, जिससे कि इसका संरक्षण हो सके, चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म ना हो जाएं, जो नॉलेज थी वो उसी के साथ चली ना जाए, वो अगली पीढ़ी के पास भी पहुंच जाए। अगला आते हैं स्वास्थ्य संवर्धन और संरक्षण। अब अभी तक हम लोगों ने व्यक्ति की बात की थी, तो अब ऊपर हम लोगों ने बात कर ली थी ना नैतिक और चारित्रिक विकास, व्यक्ति के विकास की बात कर ली थी। अब आते हैं फिज़िकल जो बॉडी है उसकी बात करते हैं, फिज़िकल बॉडी की, यानी कि जो हमारा शरीर है इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए भी गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और उस शिक्षा का में क्या बताते थे, उस शिक्षा में बताते थे कि आपको अपना जीवन जो है इसको किस तरह जीना है, आपको अपने शरीर के लिए क्या क्या करना चाहिए। यानी कि आपको सुबह सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, तो ये सारी समय पे सोना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी गुरुकुल में सिखाई जाती थी। अगला जीविकोपार्जन व कला कौशल का। इसके अलावा व्यक्ति जब समाज में जाएगा तो उसे अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी और इस पैसे की आवश्यकता के लिए उसे किसी न किसी कार्य में कुशल होना चाहिए, कोई भी कार्य करने में कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि वो उस कार्य को करके अपने परिवार का पेट पाल सके और अपने लिए भी कुछ कमा सके।
तो जहाँ वैदिक काल की बात करते हैं, यहाँ पर किसी न किसी कला को वैल्यू दी जाती थी। और वो डिपेंड करता है शुरुआत के टाइम में। जब हम लोग बात करेंगे अभी वैदिक काल में, तो आगे बात करेंगे। जब वैदिक काल की स्टार्टिंग थी तो लोगों को उनकी रुचि के आधार पर ये सीखना होता था। बट जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ा, कुछ उसमें विसंगतियाँ आईं, तो वहाँ पर फिर वर्ण व्यवस्था आ गई। तो वर्ण के आधार पर लोग अपनी कला कौशल की शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो वैदिक काल में एक और चीज़ जो बात आती है, वो ये आती है कि जो वर्ण व्यवस्था थी बाद में, मतलब वैदिक काल की शुरुआत नहीं, अंत में वो बहुत ज़्यादा कट्टर हो गई थी। तो ब्राह्मण जो होते थे वो सिर्फ कर्मकांड और अध्ययन अध्यापन की बात करते थे, क्षत्रिय जो थे वो युद्ध की बात करते थे, वैश्य जो थे वो किसी न किसी तरह का व्यापार करते थे, सॉरी। तो इस तरह से जो उनका काम था, उनके बच्चे भी वही काम करेंगे, ये एक फोर्सफुल बाद में हो गया था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल यानी शुरुआत की बात करेंगे, तो ऐसा शुरुआत के वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वहाँ पर वर्ण व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा जो थी वो भी अच्छे प्रकार से दी जाती थी। चलिए, अब आगे जो हमें देखना है वो शिक्षा जो है, इसमें जो वैदिक काल की शिक्षा हुआ करती थी, इसकी पाठ्यचर्या क्या होती थी, व्यवस्था क्या होती थी, किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें। इसके साथ में एक चीज़ और जो आप लोगों को ध्यान देनी है, इसके साथ आपको 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कोशिश करेंगे कि मुझे दे दें, और